हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, छोड़ प्रिटेंड तो कर ही होंगे। और आ गया आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ किसका दिल लगा, कहाँ किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा। देश दुनिया में हो रही सारी इंपॉर्टेंट खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। तो भाई साहब, पहली खबर जो है वो बहुत ही सैड न्यूज़ है और इस हफ्ते सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रही। लेकिन बुरी बात यह है कि जितना जल्दी ये ट्रेंड में गई उतनी जल्दी ही ट्रेंड से वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पे बात वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन औरतों के लिए नहीं था, वुमेन्स के लिए नहीं था। नहीं तो महीनों भर कैंडल मार्च भी निकलता, ये भी होता, सब कुछ होता। मैं ये नहीं बोलता कि वो जो हो रहा है वो गलत है, वो बिल्कुल होना चाहिए और होते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 जब बात लड़कों की आती है तब क्या ऐसे ही लोग शांत हो जाएंगे क्या? मैं इस स्टोरी को आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, सब कुछ बताऊंगा भी। उससे पहले मैं खुद पे जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मैं उसके बारे में आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर इससे रिलेटेड करके मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली एक बार मैं किसी के साथ था, ठीक है, इन अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो थोड़ा कास्ट उनका थोड़ा नीचे था, SC ST समझ जाओ, उससे भी नीचे थी वो। या फिर उसको समझ लो कि हाँ ठीक है, लेकिन आप इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हो, आप बड़े पढ़ते लिखते हो, सामने वाला खूबसूरत होता है, आप जवान होते हो, तो फिर इन चीज़ों का कहाँ ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और पहला पहला प्यार होता है तो कौन ही इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि तुम कौन सी कास्ट के हो, कौन सी ये चीज़ हो, ठीक है। तो कोई इतना ध्यान देता है नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी है, जैसा भी चल रहा था। लेकिन होता है ना, एक टाइम के बाद चीज़ें ख़त्म जैसे होती है, हर रिश्ता जैसे एंड होता है वैसे ये रिश्ता भी एंड हुआ। लेकिन जिस प्यार और मोहब्बत के साथ इस रिश्ते को एंड होना चाहिए था, उस तरीके से ये रिश्ता एंड नहीं हुआ। तो जब एंड नहीं हुआ तो मेरी तरफ से भी कुछ गलतियां थी, उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां थी, जो भी थी वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसी फेस करनी पड़ी, जबकि वो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। सामने वाले ने डिसाइड किया कि नाउ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, उसने डिसाइड किया, वो लाइफ में आगे बढ़ गया, ठीक है। उसने, सामने वाले, मेरा इसमें कोई इसमें योगदान नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक दिन बताया गया कि अब वो मेरे लाइफ में नहीं है, वो इंसान आगे बढ़ गया, ठीक है। मुझे पता चला वो इंसान आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से दोबारा एक बार बात होनी हुई। मतलब कि होता है ना कि जब आपको पार्टनर आपको छोड़ चला जाता है, फिर 10-15 दिन बाद कुछ ऐसे रीज़न की वजह से आपको उनसे बात होता है, एक बार वो बात हुई। लेकिन बात होते होते वो बहस में तब्दील हो गई, बहस से बदतमीजी में तब्दील हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें गाली दिया, उसने मुझे गाली दी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उनको ऐसा लगा ना, उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ उनको कि जो है ना, मैं उनको ऐसा फील कराना चाह रहा हूँ कि अगर वो मेरी छोड़ के गई है तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, या फिर जो है ना मैं उसको इस, उनको ऐसा लगा, जबकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो भी बेहतर जानते थे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे से अलग, उसके बाद से फ्रॉम दैट डे टू टिल डेट डे, मतलब कि एट बीच में 7-8 दिन का गैप होगा, मैंने उनको ना कभी मैसेज किया ना कॉल किया। उनकी लाइफ उनकी मर्जी थी मेरी लाइफ में आना, उनकी मर्जी है मेरी लाइफ से जाना। मैं इतना इस तरह का बिलीवर वाला आदमी हूँ, ठीक है। मुझे तकलीफ हुई, मुझे बुरा लगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो चीज़ है मैं उसको, लेकिन जो बहस हुई ना, उन्होंने उस चीज़ को गेम खेला, एज अ पुलिस वाला मैटर कर दिया। और आप मानोगे नहीं, जान के आप सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे कि उन्होंने कंप्लेन कर दी कि जो ना उनको था, क्योंकि उन्होंने चीट भी किया था और उनको इस बात का डर भी था, कहीं मतलब होता है ना कि उनको लगा कि ये ईगो वाला लड़का है, कहीं जाके जो है ना मेरे बॉयफ्रेंड से न लड़े, मेरे घर पे ऐसा कुछ लगता है, हर किसी को लगता है, जो भी उनको लगा उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। बट जब पुलिस तक वो बात पहुंच गई तो पुलिस का मेरे पास कॉल आया, आ जाओ भाई साहब, पहुंचो सीधा थाने। मैं गया एज अ जेंटलमैन, मैं शरीफ की तरह गया वहाँ पे। उसने मुझे बहुत, देखिए पुलिस वाले थे एकदम जेंटलमैन, एकदम भाई साहब आदमी थे। वैसे पुलिस वाले वैसे नहीं होते, लेकिन वो भाई साहब आदमी थे, क्योंकि रीज़न ये था कि वो मुझे मेरी बात करने के तरीके से या फिर मेरी पर्सनालिटी से, मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, मैंने अपना प्रोफेशन बताया, तो वो बहुत इंप्रेस हुए और बहुत इज्जत से वो मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे एंड ऑफ द डे, मोरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, उन्होंने एक ही बात बोला कि देख भाई, लड़की है छोटी जात की, ठीक है, और अगर लड़की ने कुछ भी कंप्लेन किया ना, सही गलत, तेरी पूरी कहानी सुन के, और उसने भी जो बताया ना, उसकी भी कहानी मैंने सुन लिया, ठीक है। वो तेरे को कभी नहीं बोली थी तू घटिया आदमी, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उसने बस बोला कि मुझे डर है, ऐसा कुछ बोला। बोला देख ऐसा है कि जो है ना कि तू अच्छा आदमी लगता है, ठीक है, तो मैं तेरे से एक बात बोलूँगा कि मत पर इन चीज़ों में, तू जो है ना चुपचाप कुछ दिन के लिए गायब हो जा, और ये खुद तेरे को भूल जाएगी, तेरे को सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे उनकी बात बहुत जेन्युइन लगी।
बहुत प्यार से बेटा बेटा कह के समझा रहे थे वो मुझे, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और वो उनकी बातों में इमोशनल वो झलक रहा था कि वो मुझे भी इमोशनल, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, फिर वो भी बहुत इमोशनल होकर मुझे समझा रहे थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई देख ऐसा है कि तू कितना भी अच्छा है, तूने गलती नहीं की है ये तू भी जानता है। उस लड़की ने खुद बोला है कि नहीं मुझे अब इसके साथ नहीं रहना था। उस लड़की ने बोला मतलब इससे क्या साबित होता है कि तूने कुछ नहीं किया, उसको नहीं रहना था, वो सब क्लियर है। लेकिन अगर इस लड़की ने छोटा सा भी तेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेन लगा दिया तो पहले तो वो हिंदू तो मुस्लिम, फिर जो छोटी जात वाला केस आएगा, और बेटा तू चला जाएगा लंबा अंदर, और इतना लंबा अंदर जाएगा कि तेरे माँ बाप खुद ही तेरे को नहीं बेल कराने आएंगे, बोलेंगे भैया इस केस में तो मैं इसका बेल नहीं कराने वाला। ठीक है, तो तू अब सोच ले कि तुझे क्या सही चाहिए। तू ये सब में बात करेगा, इन्वॉल्व रहेगा, या इन सब से दूर जाएगा। मैंने बोला सर मैं तो पहले ही से दूर था। तो बाई चांस, उसकी एक अलग स्टोरी कि क्यों बात हुई थी, लेकिन बाई चांस हो गया था सर, तो वो तो एक अलग बात है। बट जो भी हो जैसे भी हो, मुझे एक चीज़ समझ में आया कि कई बार ऐसा होता है कि आप निर्दोष भले हो या फिर आप की कोई भी गलती ना हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर चाह ले, यहाँ पे मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक था वहाँ पे एंगल, पुलिस वाले ने ये एंगल बनाया ना, मेरे दिमाग में कभी वो बात आई ना मेरे पार्टनर के दिमाग में कभी वो बात आई, ये तो उन्होंने पुलिस वाले ने ऐसे एक्सप्लेन किया मुझे। बट मुद्दा ये था कि जब ये बात क्या बोलते हैं, जब ये चीज़ें सब हुई तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई साहब कि उनकी बातों से कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, या फिर जो है ना हमारा जो कानून है, या फिर जो है ना जो भी चीज़ें हैं महिलाओं के हक में जो बातें हैं, उन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि भाई साहब अगर वो चीज़ चाहे ना, कोई महिला चाह लेना, तो आपको किसी भी तरीके से, जबकि आप बहुत इनोसेंट हो, आपकी कोई गलती नहीं, ये वो भी जानता, आपका जो पार्टनर वो सच में जानता है कि इस बंदे की कोई गलती नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन अगर वो चाह लेना आपका वाट लगाना, तो आपका 2 मिनट में वाट लगा सकता है, लिटरली 2 मिनट में वाट लगा सकता है। वो उससे जात पात का कोई लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना, सिर्फ एक लड़की अगर चाह ले तो एक लड़की की ज़िंदगी एकदम तबाह, वो बर्बाद कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की लड़कियों के साथ गलत नहीं करते, वो एक अलग मैटर है, उसकी एक अलग कहानी है, उस पर कई सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जो कानूनी प्रक्रिया के थ्रू, मतलब जो सोचो कि जिस इंसान ने मेरे साथ चीट किया, जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, वही जाके पुलिस कंप्लेन कर रहा है कि जो है ना भैया इसको अरेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि ये कुछ कर ना दे। अरे भाई साहब, जो डर की बात से पहले मुझे जेल भिजवा दो, समझ रहे हो ना। और समझो कि अगर पुलिस वाला थोड़ा सा गलत विचारों वाला होता, या फिर थोड़ा बदतमीज़ होता, या थोड़ा कहते हैं ना वो एंटी टाइप का होता, हिंदू मुस्लिम टाइप की सोच वाला विचार वाला होता, तो सोचो मेरा ज़िंदगी वहीं का वहीं बर्बाद कर देता वो पुलिस वाला। सोचो जस्ट इमेजिन क्या कर देता वो, मेरे से पैसे लूट लेता, या फिर मुझे ब्लैकमेल करता, या कुछ भी कर सकता था। लेकिन ही इज़ अ जेंटलमैन। रिस्पेक्ट उस दिन पुलिस के लिए। उससे पहले बहुत सारा कांड पुलिस से हुआ था जिससे बहुत इज्जत कम थी, लेकिन उस दिन से मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया कि भाई एक आदमी भी अगर इस दुनिया के अंदर रोशनी लेके घूम रहा है तो भैया दुनिया में अंधेरा कभी नहीं होने देगा वो। बस जो भी हो, अब ये जो केस आया सामने, चलो अभी समझ में आया कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन उससे पहले नुकसान क्या हुआ। वो बंदा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और कमा के पैसा किसको दे रहा है, इन्होंने पैसा ला के अपनी ही वाइफ को देना पड़ रहा है उसको, क्योंकि और वही पैसे का इस्तेमाल वो इसके खिलाफ कर रही है, केस कर रही है, मतलब यूज़ कर रही है FIR में, या फिर जो है ना कंप्लेन में, या फिर कोर्ट केस लड़ने में, या फिर जो भी चीज़ें करने में। और इस बंदे को इतना मजबूर किया गया, इतना मजबूर किया कि इस बंदे ने अटेम्प्ट ले लिया। तो आप सोचो कि वो जो वीडियोस था 1.5 घंटे का, वो जो 26 या 30 पेज का जो लेटर था, मैंने पूरा पढ़ा, मैंने पूरी वीडियोस देखी, और इतना ही समझ में आया कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी से हार गया था, हर चीज़ से हार गया था, अपना उम्मीद खो चुका था, सिस्टम से, संविधान से, लोगों से, सब पूरा होप खत्म हो गया था ना। उसको बच्चे से मिलने दिया जा रहा था, उसके कुछ भी नहीं, उसको मरने की बोला जा रहा था बार बार। और इतना किया गया कि एंड ऑफ द डे उसने डिसाइड किया कि ही विल सुसाइड। तो अब आप देख लो कि आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को लेके उतना ही इस देश के अंदर स्टैंड लेना चाहिए जितना ज़्यादा स्टैंड हम लोग और भी चीज़ों को लेकर, अगर यहाँ पे एक महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो मैं खुद तो स्टैंड लेता हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को ही बोलता हूँ स्टैंड लेने को, और बहुत आवाज़ उठाने को बोलता हूँ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ बोल सकता हूँ बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब सेम चीज़ एक लड़के के साथ होती है, सब चुप है, कोई बात नहीं कर रहा, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 10, 15, 20, 25 दिन बाद ये सब बात लोग भूल जाएंगे। वो लड़कियों के केस में भी ऐसा ही होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन लड़कों के केस में और जल्दी भूलते हैं। बट जो भी कहो, इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा अंदर से मैं हिला, इतना ज़्यादा मैं टूट गया, और मुझे वो सारी चीज़ें घूमने लगी जो मैंने आज से 2-3 साल पहले फेस की थी, वो मेरे आँख के सामने घूमने लगी कि भाई साहब ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती अगर वो सच्चा आदमी मुझे ना मिला होता, और वो सज्जन इंसान ने मुझे ना समझाया होता, मोहब्बत से कंधे पे हाथ रख के ना किया होता। और सोचो अगर वो मेरे पे कंप्लेन करता, मैं भी हो सकता था कि
सुसाइड कर लेता, कुछ भी कर सकता था, मैं किसी भी लिमिट तक जा सकता था। क्योंकि बात जब आपके कैरेक्टर पे आती है, आपकी इमेज पे आती है, आपकी फैमिली पे आ जाती है ना, तो फिर आप क्रेजी हो जाते हो, फिर आपको सही गलत सबका डिफरेंस भूल जाते हो और यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि भैया अब तो इस इमेज के साथ तो दुनिया में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो इंसान मुझे ना मिलता तो आज मैं आपके सामने होकर बैठ के बात ना कर रहा होता। तो भाई साहब, मैं ये नहीं बोलता कि दुनिया में महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, बहुत गलत होता है, बहुत अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, होता आया है, सब हो रहा है। मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। बट जो मर्दों के साथ गलत हो रहा है उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यहाँ तक कि सुनने में आया कि जज ने भी बोला कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं इस केस को ख़त्म कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें, और वो दिन ब दिन खुलती रहेगी। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं अपने सभी भाइयों से ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा ना, अब इस जब भी किसी से रिलेशनशिप में जाने का सोचो या किसी को पार्टनर बनाने का सोचो, किसी को जो है ना, कहते हैं ना कि एक शायरी है उसकी, वसीम बरेलवी साहब की, कि जो ना मुझे पार लगने की जल्दी ही इतनी थी कि जो नाव मिला उस पर सवार हो गया। ऐसे कुछ लाइन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सॉरी उसके लिए। बट ऐसी कुछ लाइन है कि भाई साहब मतलब जो है ना, इतना जल्दी सवार नहीं होना। आपको एक पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलेगा, एक अच्छा कुछ, सब कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा जो ना सोच समझ के अपने डिसीजन लेना। ये बात मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको मरने तक में मजबूर कर सकता है। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। तो हमेशा सोच समझ के करें, सोच समझ के अपना पार्टनर बनाए, या फिर लड़की लड़का को बना रही है या लड़का लड़की को बना रहा है, जो भी बना रहे हो सोच समझ के बनाओ। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बस इतना दुआ करूँगा कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इनको जस्टिस मिले, और जल्दी से जल्दी जिनकी वजह से ये चीज़ हुआ, देखता हूँ मैं भी एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या एक आदमी जो अपने आप को सुसाइड कर लेता है या फिर अपने आप को ख़त्म कर देता है, तब भी क्या उसको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, ये मैं देखना चाहूँगा। बाकी इन चीज़ों पे आप क्या समझते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। एल्विश यादव को तो आप सब लोग जानते होंगे भाई साहब। मैं सच बताऊँ ना कि एक इंसान होता है, कहते हैं ना कि आपको ना अपना ना स्वाद चखना पड़ता है। जिस तरीके से आपने अपनी एक वैल्यू बनाई है, अपना इमेज गुंडागिरी करके या नफरत फैला के या कुछ भी करके, हिंदू मुस्लिम की चीज़ें करके, लोगों को हेट फैला के, लोगों को बॉडी शेम करके, लड़कियों को इंसल्ट करके आपने एक फेम बनाया। लेकिन जब आपने उसी चीज़ के ऊपर अपना एक अंपायर खड़ा किया है, लेकिन जब आपको कोई या फिर आपकी फैमिली को कोई 1% भी ट्रोल कर देता है, आपको लिटरली बहुत बुरा लगता है, आपको मिर्ची लग जाती है, जबकि आपका कैरियर ही उस चीज़ के ऊपर बना हुआ है। तो ये देख के बहुत घटिया लगा, और जो सिले पॉइंट साबित करना चाह रहा था कि जो है ना, ये लोग के फ़ैन बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत नीचे लोग हैं, और वो एल्विश यादव ने फिर से एक बार प्रूफ कर दिया अपने फैंस को। जो भी उकसाया, जो भी बोला, जो भी उनके फ़ैन ने किया, मॉब फोटोज या जो भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर उनके फैन कॉमेंट सेक्शन में जो भी कर रहे हैं, जबकि उन लोगों ने उस पार्ट को ट्रिम कर दिया है। चलो ठीक है, मेरा कहना है कि एल्विश यादव इज़ अ रोस्टर। एल्विश यादव को पता है कि जो है ना वो क्या कर रहे थे, वो किस तरह का कंटेंट बना रहे थे, फिर भी अगर एल्विश यादव ने किया है तो इससे समझ में आता है कि फेम हो जाना, पैसा हो जाना और बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेना आपका जेंटलमैन होने की गवाही नहीं देता है। एक घटिया इंसान किसी भी लेवल पे रहेगा ना, वो घटिया ही रहेगा। इसलिए मैं एजाज खान हो गया, एल्विश यादव हो गया, रजत दलाल हो गया, इन लोग की कभी भी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। भले ही ये लोग कितना भी फेम गेन कर ले, कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाए, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, क्योंकि इन लोगों ने वो करके अपना कैरियर बनाया है जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसकी वजह से एक इंसान पूरी ज़िंदगी में जेल में होता है। अगर ये इन्फ्लुएंसर ना होते तो ये भी कहीं जेल में कि चक्के पीसिंग, और इनके पास पैसे ना होते तो ये भी कहीं बस पीसिंग वाली ज़िंदगी जी रहे होते। बस इनके पास पैसे हैं, थोड़ा सा चीज़ें हैं, तो बस खुला आज़ाद घूम रहे हैं। बट आप सच बोलो, इस तरह के माइंडसेट वाले लोग भी क्रिमिनल होते हैं, जो औरतों को आपको कुछ लोग बोला है कि अब एल्विश बदल गया। कहाँ बदला यार? आए दिन तो कुछ ना कुछ कांड ऐसे आ ही जाते हैं सामने, जिससे वो प्रूव कर देता है कि वो घटिया था, वो घटिया है और वो घटिया रहेगा। आए दिन अभी जिस तरीके से वो कर रहा है, जबकि पता है कि सामने वाली लड़की है, बोलेगा वो मेरी माँ का 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड का भी खट से क्लिप आया है, ऐसे किया है। और वो भी ऐसा नहीं है कि उनकी माँ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया व्यूज़ के लिए, बस नहीं, उन्होंने भी माँ बस इतना कार को लेके बोल रही है, इतना में ऑफेंस नहीं। जबकि एल्विश यादव ने इससे बहुत बड़े कांड किए, क्या क्या किया है सबको पता है अच्छे से, मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी एल्विश यादव जी पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं जी क्यों बोल रहा, एल्विश यादव जैसे गुंडे पे आपका क्या ओपिनियन है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार चेस में
हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मतलब वैसे सच बताऊं तो मुझे चेस में कोई खासा इंटरेस्ट भी नहीं, ना मैं चेस देखता हूँ, ना मैं चेस के तो किसी प्लेयर का नाम भी नहीं जानता हूँ। मुकेश साहब का नाम मैंने पहली बार सुना, नहीं मुझे इंटरेस्ट, मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट में आप किसी का पूछ लो, यहाँ मुझे वेस्ट इंडीज़ के 11 प्लेयर का नाम पता है, जिम्बाब्वे के 11 प्लेयर का नाम पता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बट जो भी मतलब जीता, यंगेस्ट बने, और बहुत प्राउड हुआ मुकेश को लेके, और वो जिस तरीके से इमोशनल हुए, वो वीडियो क्लिप जब इंस्टाग्राम पे मैंने देखी तो मुझे बहुत 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 अच्छा फील हुआ कि एक बात जान के बहुत अच्छा लगा कि चेस एक ऐसा गेम है जहां हम पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, और विश्वनाथन आनंद साहब के बाद ये जो दूसरे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में हमारा नाम किया है। तो बहुत प्राउड और थैंक यू सो मच। हमेशा इस तरह के जब भी कोई एथलीट, वो नीरज चोपड़ा हो या फिर गुकेश हो, ऐसी कुछ खुशी हम लोग को मिलती है तो बहुत प्राउड फील होता है। बाकी इनके विनिंग मोमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है, जिस तरीके से ये इमोशनल हो गए थे, उस पर कॉमेंट्स में जरूर। अल्लू अर्जुन की बात कर लेते हैं। अल्लू अर्जुन साहब जो हैं, आपको पता है उनकी मूवी पुष्पा 2 जो आई है 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, पैसे की तो दबा के छाप रही है। लेकिन उनके साथ इंसिडेंट ये हुआ कि जहाँ उनकी एक जगह साउथ में कहीं पे मूवी रिलीज हो रही थी, तो वहाँ पे सिनेमा हॉल में जहाँ मूवी लगी थी वहाँ अल्लू अर्जुन साहब भी पहुँचे, और एक परिवार था वो भी पहुँचा, और वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, भाग दौड़ हो गया, जिसकी वजह से एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, और उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल भी जाना पड़ा। भले अब उनको बेल मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि कोई अब बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन लेके आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ना सेलिब्रिटी की यही दिक्कत है कि वो लोग जो ना किसी की जान की कीमत नहीं समझते। सेलिब्रिटी लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर वो मर गया या गिर गया या जो भी हुआ तो उसमें उनकी क्या गलती है यार, उनको तो ये थोड़ी पता था भाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको बेल मिली। दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो जिनके औरत के साथ ये हुआ, उनके हस्बैंड भी आके बोले कि जो है ना एक्चुअली में जो है ना हमें तो ये चीज़ पता भी नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है इस वजह की वजह से। बट जो भी कहो, एक जान का नुकसान हुआ। अल्लू अर्जुन को आई नो कि बहुत जेंटलमैन आदमी है, साउथ के एक्टर बहुत जेंटल होते हैं इन सेंस ऑफ पर्सनालिटी। बाकी फिल्म में तो घटिया से चीप हरकत करते रहते हैं वो लोग, जो एक्सेप्टेबल भी नहीं मेरी नज़र में। तो बट मतलब क्या है ना, ऑफ स्क्रीन जो होते हैं वो लोग बहुत जेंटल होते हैं। ऐसी बहुत सारे लोग, ये बहुत सारी कहानियाँ जो हम लोग सुनते हैं, बहुत जेंटल होते हैं वो लोग। बट जो भी कहो, एक जान गए उसके लिए रेस्ट इन पीस। बट मुझे बिलीव है इस चीज़ पे कि अल्लू अर्जुन साहब उनकी बहुत मदद करेंगे। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है, कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर। और रोहित राजगुप्ता, इस हफ्ते ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रही कि मतलब एक यूट्यूबर हैं टेक बर्नर साहब, जो गैजेट वैजेट या फिर आप समझते हो वो टेक के रिव्यू करते हैं। उन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्ट पहले भी बना चुके हैं, मोबाइल का वो कहते हैं ना बैक वाला जो स्किन आता है, वो पहले बनाया था उन्होंने, और अभी उन्होंने एक वॉच बनाई है। और जो भी हो, जैसा भी हो, अपन तो टेक में इतना ज्ञान नहीं रखते। बट मुद्दा ये है कि एक रोहित राज का कोई यूट्यूबर है, उन्होंने उनको एक्सपोज किया बहुत गंदे तरीके। वैसे रिव्यू बहुत ख़राब है उस घड़ी के, लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। जैसा भी है, जो भी है, वो तो उनका मैटर है, क्योंकि अपन टेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। बट हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि रोहित राजगुप्ता जी ने जब इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन दिया है, एक्सपोज किया, तो फिर उनको इतना धमकाया गया या डराया गया या जो भी किया गया, उनको अपनी वीडियो टेक डाउन करनी पड़ी, समझ सकते हो। और जब उस बंदे की मैंने वीडियो देखी, पूरी वीडियो, मैंने पहली वाली वीडियो तो नहीं देखी थी, मैंने दूसरी वीडियो पूरी बैठ के देखी, तो जिसमें उसने बताया कि क्यों उसने वीडियो को हटाया था या फिर क्यों डाउन किया। तो उसने बताया, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे पता है कि अगर मैं इस लफड़े में पढ़ूंगा तो मैं कितना ज़्यादा परेशान हो सकता हूँ, कितना लंबा। तो वो सारी चीज़ें उसने बहुत जेंटली एक्सप्लेन किया, और आई होप कि उनकी ऑडियंस ये चीज़ समझेगी कि जो है ना ईगो क्लैश करना और जो है ना केस वेस पुलिस का मैटर करना कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। बट जो भी कहो, टेक बर्नर इज़ अ यूट्यूबर, टेक बर्नर इज़ अ इन्फ्लुएंसर। उनको अच्छे से पता है कि किसको प्रॉब्लम यही है ना कि आजकल क्या है ना कि लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, दूसरे को सही गलत का ज्ञान जोतते हैं, फिर जब उनको कोई सही गलत का ज्ञान देता है तो फिर वो लीगल पे चले जाते हैं, सीधा लीगल पे। वो एलविश यादव जैसे हो या जितने भी, मैं हर किसी इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, कि वो जब तक किसी को ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, हर तरह के जोक्स कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, जो मन कर रहा कर रहे हैं, किसी टेक वीडियो पे खराब बोल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को खराब बोल रहे हैं, उनको सब राइट है। लेकिन जब उन पे कोई बोल दे तो उनके गांड से लग जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है ना कि जब उनको कोई बोल देता है दूसरा आदमी, तो फिर गांड से लग जाती है। और कभी कोई बड़ी कंपनी उनके पीछे पड़ गई तो फिर ऑडियंस को बोलते हैं कि देखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग यूट्यूबर जो थे बहुत शिकायत करते थे कि टी सीरीज़ और बहुत सारी जो म्यूज़िक लेवल कंपनी है वो कॉपीराइट मार देती थी, ये कर देती है, वो कर देती है, बहुत गलत करती है, क्रिएटर को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन आजकल वही सब क्रिएटर ना फिर अपने छोटे छोटे क्रिएटर को जो उनको रोस्ट कर देते हैं या उनको एक्सपोज कर देते हैं, तो उनको फिर धमकी देते हैं, उनको जो है ना, तो ये सब दोगलापन है। मैं क्या बोलता, दुनिया में सब कुछ व्यूज़ और फेम के लिए लोग कर रहे हैं, तो ये सब दोगले लोग हैं।
इन लोगों को क्या ही करना है, पैसा कमा रहे हैं ये लोग बस। हाँ, इन लोग को इज्जत शोहरत नाम सब किसने दिया, हमने ही दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो बहुत टॉक्सिक है और जो जिस तरह का हेट फैलाती है सोशल मीडिया, वो नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर ही वैसे हैं, इन्फ्लुएंसर ही इतने टॉक्सिक है तो उनके फैन तो टॉक्सिक होंगे। बाकी इस पर टेक बर्नर और रोहित राजपूत के ऊपर क्या ओपिनियन है, उनको वीडियो डिलीट करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, लीगल बैटल लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक हमारी पूनम पांडे भाई साहब हमेशा मर के जिंदा हो जाते, उनका क्या नहीं है इंटरनेट पे बताता था। जो उनको शर्म आ गई कि उनका जो 10 सेकंड का क्लिप वायरल होगा उसके लिए वो शर्म, अरे हटा देना, ये मत करना, वो मत करना। मैडम आपका इंटरनेट पे वो अवेलेबल है और बस आपको कुछ पैसे पे करने की जरूरत है, आपको ओपनली सब देख सकते हैं। बट कहते हैं ना, पूनम पांडे हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस देश के अंदर जिनको चर्चे में रहना या खबर में रहना बहुत पसंद है और वो उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पूनम पांडे को जो खबर है वो है भाई, कंपनी है यस मैडम करके, उन्होंने मतलब अपने ऑफिस में कुछ लोगों से पूछा कि भाई साहब के जो है ना कितने लोग हैं जिनको ऑफिस का व्यू बैठा टॉक्सिक लगता है या स्ट्रेस फील करते हैं, जो भी उन्होंने पूछा होगा और उसके बेसिस पे वो कितने सारे लोग को फायर कर रहे थे। और जब लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए, ये बात जब बाहर आई तो वो लोग लॉजिक देने लगे, अरे 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 हम तो जो ना ये टेस्ट कर रहे थे, हम तो प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। भाई साहब सच बताऊं तो ऑफिस में का माहौल आजकल कहीं का भी सही नहीं है। वर्क ऑफिस बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बॉस चाहता है, बॉस को लगता है कि उसका जो वर्कर है वो चूतिया और उसको लगता है कि बॉस चूतिया है। ठीक है, दोनों की गलती है। मैं कंपनी रन करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कितनी गलती मेरी होती है और कितनी गलती सामने वाले की होती है, वो मैं अब बता सकता हूँ। पहले मैं जॉब करता था तो ये फीलिंग मैं उतने अच्छे से एज अ बॉस नहीं समझ पाता था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा बॉस ही चूतिया। लेकिन जब मैं खुद काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि किसी के एक दिन ज़बरदस्ती छुट्टी लेने से कितना फ़र्क पड़ता है, और दूसरी चीज़ किसी को ज़बरदस्ती 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कराने से कितना फ़र्क पड़ता है। दोनों चीज़ मुझे समझ में आई। बट जो भी कहो, आजकल मैंने जॉब किया है, मुझे पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है जॉब के अंदर, कितना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है जॉब के अंदर। वो सब मैंने फेस किया है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, क्योंकि सबका कोई ना कोई एक मार रहा है। आपका जो ऊपर वाला वो आपकी मार रहा है, उसके ऊपर वाला उसकी मार रहा है, उसके ऊपर एचआर मार रहा है, एचआर के ऊपर वो मार रहा है, उसके ऊपर वो मार रहा है, सबकी बजी पड़ी है, कोई खुश नहीं है, कोई सुकून से नहीं है। बट मुद्दा ये है कि भाई साहब कि एक कंपनी को ग्रो कराने के लिए सबको एक दूसरे की सुनना पड़ेगा। बट जो भी कहो कि जो है ना, ये ऐसा ये जो प्रैंक किया है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो बहुत घटिया प्रैंक लगा और बहुत घटिया तरीके से किया इन लोगों ने। जिनके साथ किया होगा उन पर क्या बीती होगी कि उनको बोला गया होगा तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यही सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार क्या होगा। इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी कि नहीं खेलेगी। पहला टेस्ट इंडिया जीती, दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरे में जो भाई साहब स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने कुत्ता बना के कूटा है। भाई साहब ट्रेविस हेड तो ब्लू देखते ही सनक जाता है, उसको तो इंडिया से अलग ही मोहब्बत है, इंडिया के बॉलर से अलग ही मोहब्बत है। वो कसम खाया होगी भैया, इंडिया का मतलब पिलैया, इंडिया टीम से मैच और पेलेगा कौन, तो भैया ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड का तो जिंदगी का एक ही मकसद है, ब्लू झंडा देखो नहीं या ब्लू जर्सी देखो नहीं। जबकि इस बार उजला है, टेस्ट चल रहा है लेकिन बहुत पिलता है भाई। इंडिया के खिलाफ तो वो अलग ही फॉर्म में आया था, पता नहीं क्यों। बट जो भी कहो, मैं तो अभी तो 2 ही दिन हुआ है, एक्सपेक्ट है कि इंडिया या तो देखो 2 चीज़ों का, इस टेस्ट का या तो इंडिया हारने वाली है या तो ये टेस्ट ड्रॉ होने वाला, और ज़्यादा चांसेस है इंडिया हारेगी, क्योंकि ये तीसरे और चौथे दिन जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर बॉल इधर से इधर लेके जाएंगे और इधर से इधर लेके जाएंगे ना, वो ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। या तो ये ड्रॉ होने वाला, इंडिया तो नहीं जीतने वाला, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर के बाद इंडिया तो इम्पॉसिबल है जीत पाए। बाकी देखते हैं सब किसान आंदोलन को लेके, कि आपको पता है कि कितने सालों से आप सोचो ना, 3 4 5 साल से 4 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, और सरकार ऐसे लेके आती, 3 काले कानून पहले लेके आई थी, उसको वापस ली, अरे हमसे तो गलती हो गया, हम तो तुम्हारा पहले बोली तुम्हारे भला के लिए लेके आए और फिर बोली कि अरे यार हमसे तो गलती हो गई, फिर उस चीज़ को वापस भी ले ली। फिर सुनने में आया कि वापस से कुछ हो रहा है जिसमें किसान खुश नहीं है, उसको मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा इस चीज़ को। बट जो भी कहो, किसानों के ऊपर जो है ना वो टीयर जो होता है, आंसू गैस और बहुत सारी चीज़ें की जा रही है पंजाब के अंदर, जो आप जस्ट आजकल का ट्रेंडिंग, क्योंकि बड़े जो मीडिया हेड्स हैं, जो भी न्यूज़ चैनल, जो दलाल, जो गोदी मीडिया है, वो लोग तो इस चीज़ को कवर करेंगे नहीं, क्योंकि उनको इन चीज़ों से व्यूज़ और ये तो आने वाला है नहीं। वो कवर करेंगे कि मोदी जी का 56 इंच कितना इंच का है, ठीक है, 56 इंच कितना इंच का है, जो भी है वो कवर करेंगे, जेन्युइन मुद्दे तो वो कवर करेंगे नहीं। बट हम पहले भी किसान के साथ थे, आज भी किसान के साथ हैं, आगे भी किसान के साथ ही रहेंगे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भाई साहब स्कैम तो भाई साहब हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब सोचो कि 14 डॉक्टर लोग मिलकर एक फर्जी हॉस्पिटल ही खोल दिया,
और सोचो हॉस्पिटल तो सॉरी कॉलेज खोल दिया या क्या, कोई हॉस्पिटल खोला, डिग्री बांट रहा है भाई साहब, 80,000 लेके आओ, 70,000 लेके आओ, डॉक्टर बन जाओ। हमारा भाई जो 10 साल से तैयारी कर रहा है उसे निकल नहीं पा रहा है। किसी को रसिया जाना पड़ रहा है, किसी को यूक्रेन जाना पड़ रहा है, किसी को चाइना जाना पड़ता है, किसी को बांग्लादेश जाना पड़ रहा है डॉक्टरी करने के लिए प्राइवेट में। और यहाँ देखो 70,000 में डिग्री दे रहे हैं। और वो किन लोगों को दे रहे हैं? जो लोग 10th भी पास नहीं है, जो भी पास नहीं है उन लोगों को दे रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं हो गया? मतलब इंडिया में ये वाला स्कैम सब जो होता है ना, वो इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि खतरनाक स्कैम ना इंडिया में ही हो सकता है। बाकी ऐसे स्कैम पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में। बिहार से भी एक दो खबर आई। एक तो बिहार से बहुत यूनिक खबर आई कि बिहार से यार कि इस बार फिर एक कोई बीपीएससी या कोई है ना, वो जो वहाँ जो चल रहा है, बिहार कोई टीचर जो है उनको पकड़ के फिर से उनकी शादी करा दी गई। बिहार में होता है ना, बिहार में एक रूल है कि अगर देखिएगा कामयाब लड़का तो वह सीधा पकड़ेगा उसको, किडनैप करेगा, उसकी शादी करा देगा। बिहार में ये आम बात है, फैशन है। इसलिए अगर आप अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, तो भैया सोच समझ के बिहार में नौकरी पकड़ना। पता चला कि नहीं पकड़ के ना आपका बिया न करा दे। समझ में आया? इस बार खबर आई एक जगह वेटर को गोली मार दिया, इसलिए मार दिया कि वो खाना लाने में लेट कर रहा था। भाई साहब इतना इनसेंसिटिव कोई कैसे हो सकता है कि वेटर के ना लाने की वजह से, मैं क्या बताऊँ ना यार, कि लोग ना किस लेवल के घटिया है ना, आपको पता नहीं, लिटरली पता नहीं। आप जब क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग जो ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। डेट इज द रीज़न उनको पता ही नहीं कि दुनिया के अंदर कितने घटिया लोग हैं, क्या से क्या हो रहा है, क्या से क्या लोग कर रहे हैं। बट ये खबर जब मैंने सुनी ना, लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई साहब तुम कैसे किसी को मार सकते हो। ये सुन के ही मुझे बहुत घटिया लगा। अगर मारने की बात कर रहे हैं, एक और बात कर देते हैं कि भाई साहब यूपी के अंदर क्या हुआ है कि स्कूल टीचर ने ना बच्चों को कुछ पनिशमेंट कर दिया। मोबाइल लेके आए हुए थे, टीचर ने पनिशमेंट कर दिया, तो बच्चे की जल गई। बच्चे तो आजकल बच्चे को तो ईगो ही बहुत ज़्यादा है। वो तो एक ज़माना हुआ करता था कि गुरु, वो कहते हैं ना, गुरु भगवान का रूप हुआ करता था। गुरु ने अगर पकड़ के पेल भी दिया ना तो बच्चे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज अगर गुरु पेले जाएंगे, टीचर पेलेंगे स्कूल में, तो बच्चे पेल देंगे बाहर में। तो वही हुआ कि बच्चों ने प्लान कर ली टीचर को मारने के लिए, और भाई साहब अटैक तक किया। वो तो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, और टीचर इतने स्ट्रांग थे कि उस चीज़ से बच गए, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का मोबाइल ले लिया था टीचर ने, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। तो इस लेवल के तो घटिया आजकल के बच्चे हैं, और क्या ही बोला जाए इन चीज़ पे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। कैरी मिनाटी साहब दीपक कलाल के साथ, आजकल दीपक कलाल ना बहुत बेचारा ट्रेंड में है। बहुत उसके इमोशनल वीडियोस वायरल होते हैं, वो जो पीछे सैड सॉन्ग लगा के जो ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, बड़ा क्रेजी, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें उसने ऐसी की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे उसने अपनी मम्मी की बात बताई, कैसे उसकी माँ उसको शुरुआती दिनों में सपोर्ट किया करती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका सुन के। फिर उसने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई कि समय ने कैसे उसके यूट्यूब चैनल को वापस दिलाया जबकि उसका एक्सेस नहीं था। और आपको देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, दीपक कलाल या फिर वो हो गए जो भी हो गए, इन सबको मैं बहुत घटिया मानता हूँ, बहुत क्रिंज मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है ना, क्या बोलते हैं ना, जब इन लोग की जर्नी या फिर बैक द स्टोरी, इसको मैं एक चीज़ और आपको, जैसे कि स्टोरी सुनता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। एक और एंगल है इसका ये कि बेसिकली क्या है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आपने जो कि करना था कर लिया, आपने जो भी जिस तरीके से भी एंटरटेन करना था आपने पब्लिक को किया, अब आपको एक फेम मिल चुका है। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन जो फॉलोअर्स आपके पास हैं उनको गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप प्रोवाइड करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ हर क्रिएटर से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस देश के अंदर कि कोई कितना भी फेमस हो जाए, कितना भी हो जाए, या तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो वो खुद ही कंटेंट अपना चेंज नहीं करना चाहता। उसको डर लगता है कि अगर मैंने कंटेंट चेंज कर दिया तो ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और दैट इज़ द रीज़न कि वो क्रिंज पे क्रिंज किया जाता है। लेकिन दीपक कलाल से एक चीज़ अच्छा लगा कि अभी समय रैना के शो में आके, या फिर आप जो इस तरह की चीज़ें वो एज अ कंटेंट या पॉडकास्ट में जाके बातें कर रहा है, वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तो लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है चीज़ों के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास अच्छा फेम है, नेम है, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फेम नेम का सही इस्तेमाल करें, सही कंटेंट बनाएं, सही तरीके से चीज़ें करें। क्योंकि इंपॉर्टेंट फेमस होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है यादगार होना, पूरी ज़िंदगी लोग आपको याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हो, फॉलोअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कंटेंट की क्वालिटी, या फिर जो है ना कुछ भी बना के फेम गेन कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्वालिटी ऑफ कंटेंट बना के लोगों के दिमाग में याददाश्त बनाना, पूरी दुनिया में फेमस हो जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब यूपी में तो आए दिन यूनिक खबर आती रहती है। इस बार एक बहुत यूनिक खबर क्या आई ना भाई साहब, कि एक वीडियो वायरल हुआ बहुत खतरनाक कि उसमें जो है ना एक कैदी बाइक चला रहा है, पुलिस वाला पीछे बैठा हुआ। बाद में पता चला कि इसलिए वो ऐसा है, पुलिस वाले को ठंड लग रही थी, तो पुलिस वाला कैदी को बोला तुम बाइक चलाओ, हम पीछे पकड़ बैठते हैं। ये सिर्फ यूपी बिहार में हो सकता है भाई साहब, और कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या ही बोल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में? प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट एम्प्लॉयर, मतलब ये एक अलग कंपटीशन चल रहा है इस दुनिया के अंदर। मतलब कि कंपनी
जब नुकसान में हो तो सारी गलती किसकी? काम करने वाले की। कंपनी जब प्रॉफिट में हो तो किसकी वजह से? कंपनी की वजह से, कंपनी के नाम की वजह से, कंपनी के ब्रांड की वजह से। ये बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तो एक रिपोर्ट आया जिससे ये साबित हुआ कि भाई साहब जो लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी में जो कंपनीज हैं उनका तो ग्रोथ हो रहा है, दिन दुगुनी चार चौगुनी हो रही है, उनकी तो रात चमक रही है। लेकिन जो लोग वहाँ जॉब करते उनका कुछ अच्छा खासा ग्रोथ हुआ नहीं है। और ये सच है कि मैं अपने आँख के सामने देखा हूँ कि बहुत सारी कंपनी, जब हमने स्टार्ट किया तो उसके पास 2 सेल्स थे, तब हमारी सैलरी 10,000 थी। लेकिन एक दिन उस कंपनी का 100 सेल्स थे, तब भी हमारी सैलरी 10,000 ही थी। हम बहुत रोए तो हमारी सैलरी 12,000 हो गई, कंपनी की सेल्स 1,000 तक पहुँच गई। तो इससे ये समझ में आया कि कंपनी बन गई एक दिन 1,000 करोड़ की, और हम तब भी 20,000 25,000 ही कमा रहे थे। जिस कंपनी को अपन आँख के सामने, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं जहाँ जो जॉब करता था, मैंने अपनी कंपनी को अपनी आँख के सामने देखा कि महीने का 15 लाख 16 लाख का टर्नओवर करती थी, लेकिन हम जैसे लोगों को 12,000 13,000 ही सैलरी देती थी। जबकि हम लोग ही सब मेन सोर्स ऑफ सेल्स और रिजल्ट लाने का, ये सब का हम लोग को लॉलीपॉप मिलता था कि अगर अच्छा मेहनत कर लोगे तो इस महीने 2,000 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलेगा, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे चिरंद चूतिए थे कि जो उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करते थे, अपना टेबल पर लगाते थे कि एक पे मतलब मजदूर ऑफ द मंथ ऐसा कुछ लगाते थे। मुझे बड़ा छान लगता था इससे। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कंपनियों को अपने वर्कर के बारे में सोचना चाहिए या सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। कमेंट सेक्शन में करते हैं यूपी बिहार में कुछ शादियों को लेके। भाई साहब सुनो, आप 2-3 शादी हुई, बड़ा क्रेजी। सबसे पहले हुआ, एक बंदे को इंस्टाग्राम पे एक लड़की मिली जिसने किया बाबू सोना रंडी रोना, ठीक है। उसके बाद उस लड़की ने उससे शादी के वादा किया, फिर परिवार मिला, परिवार में लोग क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे बात हुआ, रियल लाइफ में मिला, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, इतना हो गया कि लड़का रेडी हो गया बारात लेके आने के लिए। लड़का अपने 250-300 बारात के साथ पहुंचा उस शहर में जहाँ लड़की का था घर। लड़की को कॉल किया, लड़की वाले ने बोला कि हाँ हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे तुमको रिसीव कर लेंगे। जब वहाँ पे वो लोग पहुँचे तो वहाँ कोई था ही नहीं, लड़का के साथ हो गया फ्रॉड, मतलब कट गया। घोड़े पे आया था गधा। मतलब सोचो कि आज के टाइम में भी लोग इतने बेवकूफ़ हैं, जो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो तो बेवकूफ़ हैं, ये तो तभी समझ में आ जाता है जब इस देश के अंदर चुनाव, जब कोई एक ऐसी पार्टी जीत जाती है जिसका मुद्दा कुछ अलग ही हो, तभी समझ में आता है। चलो नेता तो ठीक है, किसी एरिया का कोई नेता आदमी जीतता है तो मैं समझ जाता हूँ कि लोग कितने बुद्धि वाले हैं, जो इसको वोट दिया और उसको नहीं दिया, उसी समझ में आता है कि लोग कितने बुद्धि वाले हैं। बट जो भी कहो, उसका कितना गंदा कटा होगा आप ही सोचो। बाकी दूसरा है कि एक मैडम है, वो डॉली की डोली वाली मूवी नहीं देखी है, वो जो अरबाज खान बनाया था, अपनी ज़िंदगी की पहली मूवी जो सलमान खान के बिना, और वो भी डिजास्टर हो गई थी, जिसमें अपना चूचा था, राजकुमार राव थे और ये बहुत सारे एक्टर थे। तो बट उस वैसी एक कहानी कि भाई साहब एक लड़के की शादी हुई, फिर सुहागरात के ही दिन मैडम भाग गई, फिर कुछ दिन साल पता चला कि वो कहीं और थी, किसी और के साथ शादी कर गई थी। तो भाई साहब क्या बताऊँ, दुनिया में स्कैम ऑन टॉप चल रहा है। किसी को कितना कोई कूतिया बना सकता है ना, वो सब कंपटीशन चल रहा है कि भाई साहब हम इसका काटेंगे, हम इसका काटेंगे, हम इसका काटेंगे। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है, ऐसे काटने वाले लोगों पे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी जो खबरें यूपी बिहार से आए दिन आते, कभी उठा के कर लिया, कभी भगा के कर लिया, उस पर आप क्या सोचते हो, ये भी कौन ये नेता बीजेपी। लास्ट हफ्ते भी बीजेपी कुरान के सपोर्ट में आई थी, इस हफ्ते बीजेपी नेता किसको चू बना दिया गया। कोई बीजेपी नेता था भाई साहब, उसको एक लड़की ने स्कैम किया 30 लाख रुपए से, मतलब कि शादी की, सब कुछ की, लगा 30 लाख रुपए लेके भाग गई। वही वाली बात हो गई, प्रॉमिस किया, सब कुछ किया बीजेपी ने, और बीजेपी ने फिर देश में कुछ सही नहीं किया। बट जो भी कहो भाई साहब, बीजेपी के आदमी काटना ये गलत बात है, ये तो गलत है भाई साहब। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।